बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने लाला मूसा के अंदर खिताब किया, अपना बयानिया हमें पेश किया। उन्होंने कहा कि ना मुझे अपना आर्मी चीफ चाहिए, ना मुझे कोई जज चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हर चीज़ मेरिट के ऊपर चाहिए। अगर सब कुछ मेरिट पर चाहिए तो फिर झगड़ा किस बात का। शहबाज शरीफ साहब लंदन गए थे, वापस आने का नाम नहीं ले रहे, सरकारी दौरा किया, मरियम नवाज साहिबा भी वहां पर हैं। लोग सवाल करते हैं कि आखिर हमारे फैसले लंदन में ही क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तान की तकदीर का फैसला, पाकिस्तान के नए सिपा सालार का फैसला अगर लंदन में ही होना है तो फिर हुकूमत यहां पर क्या कर रही है। इसके साथ साथ अगर पंजाब की बात करें, कमजोर हुकूमत दिखाई देती है। आईजी के खिलाफ महाजराई जरूर करती है, लेकिन आईजी से एफआईआर नहीं कटवा पाती। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इक़्तिदार खत्म होने के बाद इमरान खान साहब फिर कहें कि हमारे पास इंतहाई कमजोर हुकूमत थी। लोग सवाल करते हैं कि अगर कमजोर हुकूमत थी तो छोड़ क्यों नहीं देते। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर बात करेंगे। डेली मेल का एक मामला है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये सब कुछ किया गया लंदन की अदालत में, लेकिन वहां से होता है जुर्माना। हकीकत क्या थी, क्यों जुर्माना हुआ, किस तरीके से अदा किया जाएगा, केस कहां तक पहुंचा, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। अभी आ जाते हैं मुल्क के सियासी बयानी की तरफ। हमारे साथ मौजूद है मुस्तरद जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। साथ साथ हमारे साथ मौजूद है निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। हाशमी साहब आपका भी शुक्रिया। मुस्तरद साहिबा, मैं आपसे शुरू होता हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं ना मुझे अपना आर्मी चीफ चाहिए, ना जज चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर झगड़ा किस बात का है। फिर तो मेरिट पर तो पीएमएलएन भी कहती है कि हम मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे, तो फिर सारा कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, अगर मेरिट पे देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं उसके ज़िम्मेदार बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हम लोग नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि एक तैनाती के ऊपर पूरे एक डेमोक्रेसी को डीरेल किया जाता रहा। काफ़ी दफ़ा आपको पता है कि यहाँ पे मार्शल लॉज भी लगे, और फिर हर दफ़ा जब मार्शल लॉ नहीं भी लगा तो एक तैनाती के ऊपर पूरा एक साल मुल्क के सारे जो कारोबारी ज़िंदगी है, गवर्नमेंट अफेयर्स हैं, एक तरह से मुअत्तल कर दिए जाते हैं। तो हमारा ये स्टांस है कि इदारा खुद या इस मुल्क के सारे स्टेक होल्डर, जिसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इस इदारे की जो तैनाती के हवाले से इदारा खुद है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब चीफ जस्टिस की तैनाती होती है तो मेरा ख्याल है कभी हमारा आज तक कोई टॉक शो क्यों नहीं हुआ, क्यों ज़ेरे बहस नहीं आया। बिकॉज वहाँ पे एक क्राइटेरिया है, एक उन्होंने एक रूल सेट किया हुआ है, द सीनियर मोस्ट, उसके अलावा नो वन कैन बी। इस तरह जो भी इन्होंने तरीकाकार वज़ा करना है वो कर लें, मेरिट के ऊपर करें। हमारा तो किसी किस्म का कोई, और एक और चीज़ जो बड़ी अहम चीज़ है कि अगर किसी को एक्सटेंशन भी देनी है तो उसके लिए भी कोई लेजिस्लेशन हो जाए, कोई दायरा कार, कोई तरीका कार के किन सरकमस्टांसिस के अंदर होनी चाहिए, किन के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें इदारा खुद तय कर ले, और वो हमारी जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं जिसमें अपोजिशन है, गवर्नमेंट्स है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी आला अदलिया है, अवाम है, उनको वो बता दें कि जी ये हमारा तरीका कार है, ये हमने करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम और एतराज़ नहीं होगा ना। अब है हमारा ये स्टांस है कि अगर इस मुल्क में जमहूरियत है तो फिर क्या जमहूरी कुव्वतें जिसका नाम गवर्नमेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो या अपोजिशन हो, क्या जमहूरियत एक्सरसाइज होती है? क्या आईन पाकिस्तान के अंदर जो हमारा आइन और कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है, क्या वो राइट्स हमें मुहैया हैं? तो उसका जवाब ये है कि एक जो खान साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, उस एक केस ने इस सारे निजाम की कलई खोल के रख दी। अच्छा, लेकिन मैडम, आपसे भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि अगर एक आईजी नहीं संभलता एक हुकूमत से, पंजाब की पूरी हुकूमत से एक आईजी नहीं संभलता, हालांकि वो आपकी आंख का तारा था, इससे पहले तारीफें भी होती रही हैं, तो अगर एक आईजी नहीं संभलता, कल को आपने फिर कहना है कि जी हुकूमत, हम इतनी कमजोर हुकूमत थी कि हमारा एक आईजी बात नहीं मानता था, तो फिर उस बाद में रोने से बेहतर है कि अभी हुकूमत छोड़ दें। परवेज इलाही साहब, देखिए, मुफ्त मशवरे देना बड़ा आसान है। मुझे ये बताएं कि किसी के आईजी संभलने या ना संभलने की तो बात ही नहीं है। बात मुद्दा ये है, जो बड़ी बात है उसको समझें कि इस मुल्क के अंदर चाहे किसी का नाम, ओहदे का नाम पीएम हो, सीएम हो, कोई भी बड़े से बड़ा आप जमहूरी ओहदा निकाल लें, कोई भी हो, कोई भी शख्सियत यहाँ पे बैठी हो, जब एक स्पेसिफिक इदारे या उससे रिलेटेड किसी भी बंदे का नाम आएगा
जहाँ पे कानून की धज्जियां उड़ाई गई होंगी, जहाँ पे किसी के ऊपर देखें सबसे बेहतर बंदा इस एफआईआर के लिए जिसके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, वो जिन लोगों को नॉमिनेट कर रहा है उनके कहने के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। सवाल ये होना चाहिए कि किसने नहीं होने दी, क्यों नहीं हुई। हम यही तो रोना है, नहीं, इसी सवाल का यही तो जवाब तो हमारी हुकूमत ही देगी जिद्दोजहद ना वहाँ हकीकी की। आजादी क्या है। मैं सुन लो ना, सुन लो मेरी अर्ज सुने। बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जमहूरी लोगों के पास इतने इख्तियारात है कि उनके अपने ऊपर जानलेवा हमला हो तो अपनी हुकूमत के होते हुए वो एक एफआईआर दर्ज कराने की औकात नहीं रखते। यही तो हमारा मसला है। हमारी जंग क्या है? किसी से उनके हकूक छीनना नहीं है, अपने हकूक को हासिल करना है। इस वक्त आपके फंडामेंटल राइट्स नाम को नहीं अच्छा, है। मैं लोगों निहाल को हाशमी साहब से भी थोड़े से जवाब ले लूं इस बात का। मारे जा रहे हैं लोगों के। जी जी, मेरी अर्ज सुन ले, कंप्लीट कर लूं। लोगों की चादर और चार दीवारी की वर्स्ट एग्जांपल आजम सवाती और उनकी वो बुजुर्ग उनकी वाइफ हैं, जो एक इस वक्त मैं कहती हूँ कि एक इबरत का निशान बनाने की कोशिश की गई है जिनको। उससे ज्यादा चीखती हुई वो लाश और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। एक प्राइवेट चैनल जो जिसको ऑनर करता है। इस मुल्क में हो क्या रहा है? और सबसे पॉपुलर लीडर सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरी पार्टी के लीडर है, 4 सूबों में उनकी इस वक्त हुकूमत है, सबसे ज्यादा वफाक में सीटें हैं, और उनके ऊपर कातलाना हमला होता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये इतना ही निजाम है हमारे कंट्रोल में और इतना ही हमारी औकात है। 22 करोड़ अवाम की जिंदगियां उनकी, ये साबित हो रहा है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक लीडर जिसके ऊपर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों का वोट बैंक है, मैडम मैं उनके निहाल ऊपर हाशमी साहब की कातलाना तरफ भी आ हमला जाऊं। होता है, आपकी तो कोई वैल्यू नहीं है, चाहे अपनी भी मैं निहाल हाशमी हुकूमत साहब हो। से बात करूं। निहाल हाशमी साहब, मैडम कहती है कि जी मेरिट पे तकर्रुरी हो, तो इमरान खान साहब ने भी लाला मूसा में खिताब करते हुए कहा 2-1 घंटे पहले कि जी मुझे अपना कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरिट के ऊपर चाहिए। तो अगर बात ही मेरिट की है तो फिर आपके उनके दरमियान इख्तलाफ खत्म हुआ, तैनाती करके जान क्यों नहीं छुड़ाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आप अपने इंट्रो में कह रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें पीएमशिप चाहिए। उनके सारे पेट में जो मरोड़ है, दर्द है, वो है पीएमशिप का। लामहदूद इख्तियार चाहिए, अपना आर्मी चीफ चाहिए, अपना नैब का चेयरमैन चाहिए, अपने जज चाहिए, अपने जर्नल चाहिए, और कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी ना करे। मैं बहन को सुन रहा था, मैं अभी अपने ऑफिस में ही बैठा हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एफआईआर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये एक स्टैंड बना रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है वो तफ्तीश जो इस्टेब्लिश करे किसी भी केस को। एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एनीवन कैन लॉज इट। क्या एफआईआर उस बच्चे की काटी गई जो मोटरसाइकिल पे आपके कंटेनर से अल्लाह को प्यारा हुआ? क्या 320 की एफआईआर उसकी काटी गई? क्या उस आदमी की एफआईआर काटी गई जो आपके ही कंटेनर के बाद, फायरिंग के इंसिडेंट के बाद, आपके कंटेनर के सामने गोली लग के अल्लाह को प्यारा हो गया? क्या एफआईआर उस जर्नलिस्ट की काटी गई जो आपके कंटेनर के नीचे आके दब के कुचल के अल्लाह को प्यारी हो गई? देखिए, इंसान सारे बराबर है। कहां पे कुरान में लिखा है कि एक इंसान जो लीडर है, जो इमरान खान नाम होगा, वो सुपरमैन होगा, और जो आम पाकिस्तानी होंगे वो जो है वो कुछ भी नहीं होंगे, वो भले मर जाए, गाजर मूली की तरह कट जाए, उनका कोई पूछने वाला नहीं। वो 14 साल का बच्चा हो, वो खातून रिपोर्टर हो, वो वहां पे 3 बच्चों का बाप हो, कोई भी हो, वो चूंकि कारकुन है, उनकी एफआईआर के लिए कोई हंगामे नहीं, कोई नहीं, एक लफ्ज नहीं बोला इमरान खान ने, एक लफ्ज कि उनके एफआईआर। और फिर एफआईआर जब कटता है जब एमएलओ होता है। इत्तेफाक से आपका जब फोन आया तो मेरे सामने डॉक्टर सिद्रा बैठी हुई थी, तो मैं तो एमएलओ को जानता हूं ना, कि उनसे भी मैं पूछूंगा कि जनाब ये जो है एफआईआर जब कटता है, जब मेडिको लीगल होता है, आप क्या तहसील हेडक्वार्टर में गए? क्या आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गए? क्या आपके जख्म की मरहम पट्टी हुई? क्या आपके एमएलए रिपोर्ट बना? नहीं, आप एक प्राइवेट शौकत खानम हॉस्पिटल में चले गए। अब आप चाहते हैं इस मुल्क में इंतशार करना है, इस मुल्क के लोगों को बेदार करना, आप दूसरों को दावत देना चाहते हैं कि इस मुल्क के में आकर के आप मुदाखलत करें। आप चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं वो कारोबार बंद कर दें। आप चाहते हैं कि आम पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के निजाम से भरोसा उठ जाए। आपके पास 3.5 साल था, सबसे ज्यादा आपने लोन लिया पाकिस्तान की तारीख में। आप एक प्रोजेक्ट बता दें जो आपने बनाया हो। अभी आपने केपी में 13 अरब 13 बिलियन अपने एमएनएस को डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया। कहाँ है वो प्रोजेक्ट? किस हाल में है? क्यों है?
आपने रिश्वत दिया। जब आपको वो आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था तब आपने ये किया। लेकिन आपने पूरे दुनिया के अभी चैनल अभी को, इमरान खान साहब ने आपने तकरीर पूरे की है, उन्होंने दुनिया कहा के पाकिस्तान चैनल, में हमारी हुकूमत जाने के बाद कोई खुश नहीं है, फार्मर खुश नहीं है, एग्रीकल्चर से मुतालिक लोग बिल्कुल खुश नहीं है, पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी खुश नहीं है, बिजनेस का बेड़ा गर्क हो गया है। आप समझते हैं कि खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं? इंतहाई झूठ बात कर रहे हैं वो। क्या इनके दौर में दूध और शहद की नहरें बह रही थी? क्या इनके दौर में जो नवाज शरीफ ने छोड़ा था 60 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए का डॉलर, 30 रुपए का चीनी, 100 रुपए 30 रुपए कम का था आटा, पेट्रोल 50 आजमी रुपए का साहब। चीनी, ये उसको आसमान पे नहीं लेके गए। ये तो हमारी जब हुकूमत आई, इट इज टू बी कंटिन्यूड था, ये टू बी कंटिन्यूड था। क्या इन्होंने जाके IMF में घुटने नहीं टेक दिए और हमें वो कंडीशन मानने के बाद जब हमारी हुकूमत आती है तो टू बी कंटिन्यूड करते हैं? इन्होंने नहीं कहा था कि हम बिजली में और पेट्रोल में कीमतें बढ़ाएंगे? क्या इन्होंने नहीं कहा था कि हम नए टैक्सेस लगाएंगे? क्या इन्होंने ज़राअत का बेड़ा गर्क नहीं कर दिया था? क्या इनके दौर में गंदम एक्सपोर्ट नहीं हुई? क्या इनके दौर में चीनी एक्सपोर्ट नहीं हुआ और दोबारा री एक्सपोर्ट करवाए? क्या बातें कर रहे हैं ये? कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख मकान? कहाँ है वो? बताए ना। इनके दौर में कारखाने बंद होना शुरू हो गए। इनके दौर में हाँ एक काम जरूर हुआ है कि जो तौसा खाना था उसकी सफाई कर दी इन्होंने, बाकी कोई काम नहीं किया। कहाँ है सोनामी ट्रीज? कहाँ है वो BRT का मंसूबा? कहाँ है वो ग्रैंड रोड? ये बिल्कुल, और इनका तो स्टैब्लिश चोर हो, इनके बारे में तो कह दिया गया कि इन्होंने गबन किया, खयानत की है अपने दौरे हुकूमत में। और फिर आज यानी छोटे से छर्रे लगे इनको और आज उस पर प्लास्टर छोटे से मार छर्रे करके वो ठहरे हुए और अपने घर के आगे ऐसे 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 बंकर बना रहे हैं जैसे जनाब हाशमी कोई साहब, आलमी छोटे से जंग छर्रे छिड़ हो, गई है। बड़े भाई से छर्रे हो, आपको जो कोई जख्मी नहीं मार आदमी है रहा, उसके कोई ऊपर तो जंग तनकीद छिड़ नहीं रही करनी है। आप ये चाहिए। क्या कर रहे हैं? दुनिया को क्या तासुर दिखाना चाहते हैं आप? हाशमी क्या साहब, तासुर छोटे छर्रे दिलाना लगे, चाहते हैं बड़ी गोली लगे, मिसाइल लगे, जो इंसान जख्मी है उसके ऊपर तो तनकीद नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इंसानियत का तकाजा भी यही है। राना साहब बीमार हुए तो पूरी तरीके इंसाफ में जो है वो, हमने उसे कंडेम किया था, मगर उस हमले में और भी लोग जख्मी हुए थे और भी लोग मरे हैं। उनका जिक्र नहीं करोगे मेरे भाई? क्या वो इंसान के नहीं, बच्चे नहीं? मजम्मत हम सबकी क्या करेंगे। किसी और हसन किसी इकबाल के साहब को बच्चे थे? गोली लगे, मियां साहब को कोई जूता मारे, खुदा ना खास्ता, ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर इंक फेंके, सबकी मजम्मत होती है। मैं एक ब्रेक लेता हूं, बहुत सारे जवाबात लेने हैं मुशर्रफ जमशेद चीमा साहिबा से जो निहाल हाशमी साहब ने कहा। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुशर्रफ साहब, आप ही की तरफ आता हूँ। निहाल हाशमी साहब ने एक पूरी सीरीज बताई है कि खान साहब कुछ नहीं कर सके अपने दौर के अंदर, सभी उनसे नाराज थे। हालांकि खान साहब ने लाला मूसा में कहा कि लोग अब नाराज हैं। ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन क्या खान साहब को वाकई 3-4 छर्रे लगे? देखिए, सबसे पहले तो पिछले 4 महीनों में ना, देखिए फैक्चुअल बातें करें, लफाजी और बेपर की उड़ाने से तो कोई बात नहीं आगी होगी। देखें, पिछले 4 महीनों में जो ट्रकों की फरोख्त है 45% कमी हुई, ट्रैक्टर की 47% कमी हुई, ऑटो इंडस्ट्री की फरोख्त 40 से 45% कम हुई, और उसके बाद 88% जो कारोबारी हजरात हैं वो इन हालात से मुतमईन नहीं है। तो मेरा तो सवाल इनसे है ही नहीं, मेरा सवाल उनसे है जो इसको लेके आए थे बड़ा तजर्बाकार टीम समझ के। ये है तजर्बाकारी कि मुल्क का बेड़ा गर्क, और आए दिन आप इमेजिन करें कि इस मुल्क के फैसले कहाँ हो रहे हैं, तो फिर सीट पे भी उसे बिठाए ना जिससे पूछ के इस मुल्क के आर्मी चीफ की तैनाती होनी है। कोई छोटा फैसला, पेट्रोल तेल की कीमतें बढ़ानी है तो भाग के चली जाती है पूरी काबीना और अहम लोग लंदन, और फिर वो क्या कहते हैं, जी हम सिर्फ खाना खाने आए थे, चाचे भतीजियाँ पुप्पो भांजा भांजी बैठे थे, हमने खाना खाया, बड़ी गपशप लगाई है। गपशप के बाद आज की स्टेटमेंट ये है तजर्बाकार खिलाड़ी की कि उसकी पता नहीं कमर में दर्द हुआ है या क्या हुआ कि अगले 2 दिन तक मैं फिर कोई नहीं आ रहा। ये है इस मुल्क को चलाया जा रहा। जहां तक रहेगी बात, निहाल हाशमी मेरे भाई हैं, मुझे बड़ा ही दुख हुआ है, एक वकील होते हुए इन्होंने बड़ी नामुनासिब अजीबो गरीब बातें की हैं कि जी FIR से क्या होता है। FIR से तो कहानी शुरू होती है। अगर FIR जरूरी नहीं है तो फिर किसी केस की भी कोई FIR नहीं होनी चाहिए। अगर इतने हाई प्रोफाइल केस की FIR, और इनके अपने लीडर का आलम ये था कि इनके कारकुनों ने हॉस्पिटल के बाहर, आपको याद होगा, अपने ऊपर छुरियां चलाई थी, जख्मी किया था खुद को। जी प्लेटलेट्स ऊपर चले गए, नीचे चले गए। अब वो इतने बजे, अल्लाह माफ करे, बुरी खबर आने वाली है, इन्होंने कुरान खानी शुरू कर दी हॉस्पिटल के बाहर। झूठों का आलम ये। देखें, हम ये कहना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ये जो प्रोपेगंडा, झूठ पे मबनी, माफिया पे मबनी, खुफिया किलिंग, कत्लो गारत, ये बंद होना चाहिए। इस मुल्क की अवाम इससे तंग आ चुकी है। हम यहाँ तक हमारे सर से पानी गुजर चुका है। अब अवाम ये जो टारगेट किलिंग,
और इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, जो भी पॉपुलर लीडर आया उसको ये तल्फ कर देते हैं और बेनजीर को मार दिया जाता है, भुट्टो को मार दिया जाता है, जरदारी पेश कर दिया जाता है, बिलावल पेश कर दिया जाता है। मैडम, दहशतगर्दी के वाकयात को किसी सियासत से तो ना जोड़े ना। अच्छा, मेरी अर्ज सुन लेना जी, मेरी अर्ज सुन ले। और फिर सफाई हस्ती से सारे शवाहिद मिटा दिए जाते हैं। क्यों इस मुल्क के अंदर, मेरी बात सुने, हमारा एटॉमिक पावर है, हम आज तक ना लियाकत अली खान के कत्ल का कोई पता चला। ये तो किस्मत अच्छी थी, पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी कि खान साहब बच गए, वरना तो मंसूबा तो प्लान वही था। उनके जिंदा होते हुए, उनके मौजूद होते हुए हम एक FIR तक आज तक रजिस्टर नहीं करा रहे। इसी चीज का रोना है। हम ये चाहते हैं कि अब जो भी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हुए हैं, जो भी इस मुल्क की दीदा एंड नादीदा कुव्वतें हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि 22 करोड़ अवाम ना ये बयानियां सुनने को तैयार है, और ये जुल्म की जो इंसानियत की और अखलाकी गिरावट की जो अथाह गिराइयों पे जो हमारा मुआशरा इन्होंने लेके चले गए हुए हैं, इसको हम कोई भी हम में से कबूल करने को तैयार नहीं है। अच्छा। बात शुरू होगी वहीं से कि FIR के लिए हमने 3 लोग जो नॉमिनेट किए हैं उनके ऊपर हो, बाद में इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई इनोसेंट साबित हो जाता है तो ठीक है। हम कोई फांसी की लगाने की शर्त तो नहीं लिख रहे कि भाई पहले ही जाते साथ ही पूछे बगैर इनको फांसी पे लटका दे। हम तो कह रहे हैं FIR रजिस्टर हो, जो पहला लीगल प्रोसीजर है, जो इस मुल्क के चपड़ासी को, गटर वाले साफ करने वाले को, इंडस्ट्रियलिस्ट को मुहैया है, वो इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर को हक क्यों नहीं मुहैया? हमारा ये सवाल है। हक के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ मैडम, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। निहाल हाशमी साहब से जरा मैं पूछ लूं। आखिरी बात, जी जी, आखिरी बात देखें, जब ये कहते हैं कि जी वो सब बच्चा था, अवाम ने इनके आने को रिजेक्ट किया था पहले दिन से इस इंपोर्टेड हुकूमत को। यही वजह है कि सारे बाई इलेक्शन हम जीते, इनकी कोई सूरत कारगर साबित नहीं हो रही। सारी जमातें मिलके 400 बंदा इकट्ठा कर दें तो मैं सियासत छोड़ दूंगी। और एक तरफ एक ट्वीट के ऊपर हमारे लीडर की एब्सेंस के ऊपर सारा मुल्क निकल रहा है, तो ये जिनको नजर आना चाहिए उनको नजर आ गया। इसीलिए तो आपने उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की, इसीलिए तो इस मुल्क में चेरी ब्लॉसम टाइप के करैक्टर लाए जाते हैं कि भाई उनको बिठा दो, जैसे आप कहेंगे, जब आप कहेंगे बैठ जाएंगे, जब आप कहेंगे उठ जाएंगे। अच्छा, हमारी ना किसी से जंग है, ना हम किसी से कुछ छीनना चाहते हैं। हमारा मसला ये है मैडम, मैं दोबारा आपकी तरफ आ जाता हूं ना, के अंदर आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली और आयन की बालादस्ती, और कोई आयन से बालातर नहीं है, वो कोई भी हो, जिस ओहदे पे भी मर्जी बैठा हो। मैडम मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। हाशमी साहब, अब ये जो मैडम कह रही हैं, इसमें कम से कम यहाँ तक तो सदाकत है ना कि लंदन से फैसले पाकिस्तान के हों, तो फिर हुकूमत फिर पाकिस्तान में तो ना हुई ना, फिर लंदन के अंदर मौजूद है। अभी मोहतरमा कह रही थी कि खान साहब पाकिस्तान, और खान साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के खान साहब अब PM हाउस में नहीं है, वरना पहले भैंस बेच दिया, फिर उन्होंने गाड़ियां बेच दी, नहीं मालूम कट्टे बेच दिए, मुर्गी बेच दिए, अंडे बेच दिए, वो सऊदी शहजादों की और अरब शहजादों की घड़ियां, अंगूठियां, जुराबें, क्या क्या कुछ बेच दिया। बचा क्या इन्होंने बेचने के लिए, छोड़ा क्या ये? लंदन तो खान साहब भी जाते हैं, लंदन में तो खान साहब की सारी चीजें मौजूद है। लंदन में फैसले नहीं होते, मशवरे होते हैं, और मशवरा हमारे दीन का एक एहसन, एक हुस्न है। मशवरा करना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मशवरा करते थे। और हमारे पार्टी के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको डॉक्टर फैसल सुल्तान के रिपोर्ट पे ही इमरान खान साहब ने जान छुड़ाने के लिए इस मुल्क से बाहर जाने का, उन्होंने कहा इनको भेजो, कैबिनेट ने पास किया था कि इनको बाहर भेजा जाए, तो वो लंदन गए। और फिर जब लंदन गए तो इन्होंने उनके पासपोर्ट, उनके सुन लेना भाई, सुन ले, उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए, उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए कि वो ट्रेवल ना कर सकें। तो जनाब, अगर प्राइम मिनिस्टर गए हैं लंदन अपने पार्टी की क़यादत से मशवरा करने, आप लोग भी तो सारे जमान टाउन जा रहे हैं, आप भी सारे बनी गाला चले जाया करते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लंदन फैसले पाकिस्तान के हक में होने चाहिए, फैसले पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होने चाहिए, वो फैसले नहीं होने चाहिए जिससे हमें शर्मिंदगी उठाने पड़े। मैं ये कहता हूँ, अच्छा मेरी बहन को एक और बात मैं कहूँगा, ये 400 लोग आप ना करें, खुदा का वास्ता आपको सियासत छोड़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आप सियासत में रहें। 400 तो हमारे यूसी के कारकुन होते हैं, और आपके यहाँ ठीक है, आपको 400 का फिगर याद होगा, क्योंकि आपके कंटेनर और आपके कंटेनर के सामने जो म्यूजिकल प्रोग्राम है उसी में 400 लोग आते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ तो मिलियन का। अच्छा, माशी कारकर्दगी पे क्या कहते हैं? वो कहती हैं ट्रक भी बिकना कम हो गया, ट्रैक्टर बिकना भी कम हो गए, और भी बहुत सारे। ये ट्रैक्टर और ट्रक की बात नहीं, माशी कारकर्दगी इनकी ये है कि इनसे कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं था।
कोई टका पैसा देने को तैयार नहीं था। IMF भी हमारे साथ बात करी, एशियन बैंक भी, डेवलपमेंट बैंक भी बात करा। CPEC को जो किसी के ईमा पे इन्होंने बंद किया था, वो CPEC के चाइनीज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनकी सारी अथॉरिटी हमसे बात करने को तैयार है। सऊदीयन वली अहद यहाँ पे आ रहे थे कि इन्होंने हमेशा एक काम किया, पाकिस्तान के पीठ में खंजर मारा है। पिछले बार जब शी जिनपिंग आ रहे थे तो उस वक्त इन्होंने 2015 में इस तरह की हरकत की, 2014 और 15 में धरना देके, और चाइनीज एम्बेसडर ने आके उनको कहा कि खुदा आप ये चीज खत्म करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट आगे चले जाए, फिर आप दोबारा कर लीजिएगा। वो $50 बिलियन का एक CPEC का पैकेज था, बल्कि $62 बिलियन का हो गया था। अभी फिर सऊदी वली अहद यहाँ पे आ रहे हैं, $10-12 बिलियन की जो डेवलपमेंट पैकेज है और जो यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना है या ज्वाइंट वेंचर करना है उसके लिए डायरेक्ट DFIs यहाँ पे। इनके साथ तो कोई इनसे बात करने को तैयार नहीं था। हाथ मिलाने से पहले अपने घड़ी को चेक कर लिया करते थे। तो बात यह है कि बड़ा फर्क है डॉलर के मामले में। और देखिए इनके दौर में हुआ कि इनके दौर में हर किसी ने चोरी खुल के किया, हमारे दौर में। और फिर सबसे बढ़ के इन्होंने नौजवानों की जो जबान को बिगाड़ा है, अखलाक को बिगाड़ा है, किरदार को बिगाड़ा। हमारे सामने भी नौजवान ऐसे बैठे हुए जो पुरतशद्दुद, हम देखते रहते हैं, जो पुरतशद्दुद लोग होते हैं, जो बात नहीं समझते हैं, जो सोशल मीडिया पे गलत बातें करते हैं। हाशमी साहब, मैं आखिरी 1-2 मिनट है, मैं चाहता हूँ मैडम से थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। लाएअमल क्या है? जलसा होगा, धरना होगा, ये लॉन्ग मार्च इसी तरीके से चलता रहेगा काफी अरसे तक, क्या होगा आखिर? अच्छा देखें, मैं जल्दी से बता दूं कि मशवरा वो लाजमी करें, लेकिन पाकिस्तान के टैक्स पेयर के और गरीब मुल्क के टैक्स के पैसों के ऊपर ये मशवरे की कॉस्ट कितनी पड़ती है हर दफ़ा जब वो लंदन जाते हैं। दूसरी बात ये कि मैं अपने पैसों से जाता हूं। में हुआ था जिसमें अल्लाह रखा पेप्सी और हिना भट्ट ने शो किया था, लेकिन उसके बावजूद भी बंदा कोई नहीं आया था। ऑन रिकॉर्ड है। हम तो अल्लाह नबी रसूल का नाम लेते हैं, नाते भी होती हैं, तराने भी होते हैं, और अजान भी टाइम पे दी जाती है जिस वक्त नमाज का टाइम हो। और बाकी ये है कि देखिए मीडिया और आवाम गवाह है कि जलसे में कितने लोग आते हैं या लॉन्ग मार्च में कितने, वरना मसला जो अनपॉपुलर लीडर होता है उसे कौन रास्ते से हटाता है? कोई भी नहीं उसको कुछ कहता, वो तो फिरता रहे। उसको लाएअमल मैडम थोड़ा सा बता दीजिएगा, मैं हाशमी साहब की तरफ आऊंगा। मैंने जिनसे आपको खतरा महसूस होता है जी, लाएअमल बता दीजिएगा, मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। इंशाल्लाह पूरे मुल्क से जी, पूरे मुल्क से काफिले पिंडी पहुंचेंगे। जब हम पिंडी पहुंच जाएगा हमारा लॉन्ग मार्च, एक जिसको लीड कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, ये वो रूट है जो खान साहब ने खुद लीड करना था। और असद भाई जो है, इसका डबल फायदा ये है कि असद उमर साहब दूसरे पंजाब को जहां से इवन खान साहब ने भी नहीं गुजरना था, तो हमारी मोबिलाइजेशन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह डबल है। हम 2 साइड से अब आ रहे हैं। पंजाब में KP से लीड करेंगे खटक साहब, इसी तरह कराची से अली जैदी और हलीम आदिल शेख साहब पहुंचेंगे, एंड कासिम सूरी साहब अपने काफिले के साथ आएंगे कोयटा से। और हम जब पहुंचेंगे ये सारे पिंडी में, तो वहां पे हमें खान साहब ज्वाइन करेंगे। अगला लाएअमल खान साहब ही पहली जो उनकी स्पीच होगी पिंडी में, वो बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। हम तैयार हैं, हमें वो जो हुक्म करेंगे, मैं आखिरी 30-40 सेकंड है। निहाल हाशमी साहब, 4-5 जगह से वफाक पे जो है वो दावा होने वाला है, सियासी दावा होने वाला है, बिल्कुल आखिरी 30-40 सेकंड अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें। ना ये दिल्ली है, ना ये चंगेजी लश्कर है, ये इस्लामाबाद है। और आप आए, अगर एक अच्छे बच्चे को तरह सियासी तौर पे अपना हक जमहूर तरीके से आएंगे तो वेलकम। अगर आप अपने आप को चंगेजी लश्कर समझ के इस्लामाबाद को सबोटाज करने आएंगे, कब्जा करने आएंगे, तो फिर उसके लिए हम आपको खुशामदीद नहीं कहेंगे। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो लंदन में शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ क्या, सियासी तौर पे नहीं अदालत में क्या हुआ, जायजा लेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डेविड रोज साहब रिपोर्ट करते हैं डेली मेल में, लंदन का एक जरीदा है, कि शहबाज शरीफ साहब ने करप्शन की। उन्होंने करप्शन ऐसे की कि जो उनको इमदाद मिली, बरतानिया से जो इमदाद मिली जलजला ज़दगान के लिए बहैसियत वज़ीर आला, उन्होंने इसके अंदर खुदबुद की। गो के बरतानवी इदारा जिसने इमदाद दी थी वो इसकी तरदीद करता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जाकर केस करते हैं, डेविड रोज साहब पर केस करते हैं, और उसके बाद तारीख पे तारीख वही काम होता है जो पाकिस्तान की अदालतों में होता है। लेकिन ये बरतानिया की अदालत थी, उसने शहबाज शरीफ साहब पे भारी जुर्माना कर दिया। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब पे नहीं, उनके दामाद के ऊपर भी। केस था क्या, आखिर जुर्माना क्यों हुआ, शहबाज शरीफ साहब के पास अब मोहलत क्या है, कहाँ तक जो है वही केस चलेगा। शहबाज शरीफ साहब ने अगर खुद केस किया था तो उसके बाद इतना तातुल क्यों था।
कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं बैरिस्टर राशिद असलम साहब। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा, केस आखिर था क्या? शहबाज शरीफ साहब का जवाब जमा ना कराना ये कितना गैर मामूली है बरतानिया में? देखिए, अभी जो हेयरिंग हुई है उसमें तो जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक एप्लीकेशन थी उनके स्टे के हवाले से विड्रॉ की, और दूसरी बात कि उनके जो कंप्लाइंट रिप्लाईज थे, बिकॉज डेली मेल ने अपने डिफेंस जमा करवाया था जिसको रिप्लाई करना था शहबाज शरीफ साहब ने, वो रिप्लाई के हवाले से ऑर्डर कोर्ट ने दिया है कि वो रिप्लाई कंप्लाइंट नहीं थे। तो उसमें बेसिकली उनको 30,000 पाउंड्स का जुर्माना हुआ है या कॉस्ट पड़ी है, कि उनको कहा गया है कि ये ऑन अकाउंट पे करें, और उनके जो दूसरे क्लेमेंट थे जो उनके सन इन लॉ है उनको 27,000 की कॉस्ट पड़ी है। उन्होंने ये बेसिकली कॉस्ट शहबाज शरीफ साहब ने 23 नवंबर से पहले जमा करवानी है, 23 नवंबर को 4:30 बजे से पहले जमा करवानी है। और जो उनके दामाद हैं उन्होंने ये जो 27,000 पाउंड है वो 23 नवंबर को पहली किस्त जमा करवाएंगे, उसके बाद बाकी इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवाएंगे। तो ये बेसिकली इसमें जो केस चलता है, तो अगर कोई पार्टी कंप्लाई नहीं करती किसी ऑर्डर को या कोई एप्लीकेशन करती है जो सक्सेसफुल नहीं होती, तो उसके हवाले से अवार्ड कॉस्ट होती है जो दूसरी पार्टी को होती है। तो इसमें डिफेंडेंट्स जो है डेली मेल के बुकला, उनको या डेली मेल को ये कॉस्ट अवार्ड हुई है, तो ये इनको पे करना पड़ेगी। उसके बाद फर्दर कोर्ट ने डायरेक्शन दी हैं कि 13 दिसंबर तक ये अपना जो कंप्लाइंट अमेंडेड रिप्लाईज जमा करवाएं। अगर शहबाज शरीफ साहब उस वक्त जमा नहीं करवाते तो उनका केस जो है वो फारिग हो जाएगा कोर्ट से और स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि 13 दिसंबर से पहले वो जमा करवा देंगे। बाकी अभी केस का ताहाल कोई फैसला नहीं आया। अगर वो जमा करवा देते हैं तो उसके बाद एक केस मैनेजमेंट हियरिंग होगी और उसके बाद कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक अगले अक्टूबर में, जो अक्टूबर 2023 में इसकी हियरिंग होगी जिसमें इसका फैसला होगा। अब ऐसे केसेस में मोस्टली ये होता है कि उसमें हियरिंग से पहले ही कोई ना कोई पार्टीज अपने किसी उस पे पहुंच जाती हैं, किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाती हैं, क्योंकि हियरिंग में ऑब्वियसली एक तो अराउंड 5 वीक्स की हियरिंग होगी जो कंटिन्यूस चलेगी। तो उसमें अगर वो चलती है तो शहबाज शरीफ साहब को भी आना पड़ेगा, बट उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि उससे पहले ही दोनों पार्टीज किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगी। क्या नतीजा हो सकता है? क्या नतीजा हो सकता है कि आपस में पैचअप होगा कि शहबाज शरीफ साहब केस वापस ले लेंगे और डेली मेल जो है वो खामोश हो जाएगा? दूसरा ये बताइएगा कि अब शहबाज शरीफ साहब के पास जुर्माने से बचने का कोई रास्ता है या ये जुर्माना उनको देना ही पड़ेगा डेली मेल को? देखें, जुर्माना तो उनको देना पड़ेगा। हाँ, उसमें अगर दोनों पार्टीज आपस में कोई एग्रीमेंट कर लेती हैं जुर्माने के हवाले से तो और बात है, लेकिन कोर्ट ने तो उसमें ऑर्डर किया हुआ है कि 23 नवंबर से पहले उन्हें जमा करवाना है। अगर वेव ऑफ डेली मेल उनको करता है तो फिर और बात है। उनके जैसे मैंने बताया उनके आपस में मैंने सुना है कि कोई बातचीत हो रही है, लेकिन ये जो है 23 नवंबर की मेरे ख्याल काफी करीब में डेट है, तो जुर्माना तो उनको जो कॉस्ट पड़ी है वो तो ऑन अकाउंट उनको जमा करवानी पड़ेगी अनटिल अनलेस वो किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचते। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आपने जो इस केस के हवाले से पूछा, देखें वो बहुत लंबी स्टोरी थी। उसमें 50 पेजेस का रिप्लाई डेली मेल की तरफ से आया, जिसके जो रिप्लाई के आगे कंप्लाइंट रिप्लाई शहबाज शरीफ साहब ने जमा करवाना था। तो ऐसे केसेस में ये कहना बहुत कबल वक्त है कि इसमें फैसला क्या होगा, लेकिन पहले तो ज़ाहिर ये लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब का केस स्ट्रांग है और जिस तरह की बातें हुई हैं, क्योंकि जितना लंबा उन्होंने आर्टिकल लिखा उसको एविडेंशियल जो भी उनके पास प्रूफ होंगे उसके जरिए उन्होंने प्रूव करना था डेली मेल ने। तो अगर वो प्रूव नहीं करते तो कोर्ट उनके खिलाफ फैसला दे सकती है। उसकी जो पहली हियरिंग हुई थी उसमें शहबाज शरीफ साहब के मौकफ को लेते हुए उन्होंने कोर्ट ने इस केस को मंजूर किया था हियरिंग के लिए। तो अब आगे जब ये इस स्टेज पे आया, इसमें एक और भी इशू है कि इसी तरह का सिमिलर केस FIA भी वहां पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इसकी वजह से भी जो सुनने में आया है कि शहबाज शरीफ साहब चाह रहे थे कि उस केस का फैसला हो जाए, क्योंकि दो जुरिस्डिक्शन में सेम किस्म के जो केसेस हैं सेम टाइम पे नहीं चल सकते। अच्छा, तो मुझे राशिद साहब ये बताइएगा, पाकिस्तानियों के लिए तो गैर मामूली खबर है कि लंदन की अदालत ने उनके वज़ीर आज़म के ऊपर जुर्माना किया है, उसके खानदान के ऊपर जुर्माना किया है। तो क्या लंदन में कोई गैर मामूली चीज़ है या इस तरह के जुर्माने मामूल का हिस्सा है कि अगर आप कोई कोर्ट के प्रोसीडिंग के अंदर ताख़ीर करते हैं तारीख पे तारीख, जिस तरह पाकिस्तान में हम देखते हैं हर फर्द ये चाह रहा होता है कि केस, मतलब दोनों पार्टियां चाह रही होती हैं जिसका केस हो वो बेचारा परेशान होता है, तारीख नहीं मिलती, दूसरा चाहता है तारीख पे तारीख लगे। तो कुछ गैर मामूली इस केस में आपको नज़र आता है?
देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो तारीख मिलना बड़ा मुश्किल होता है। हम्म। कोर्ट को एक प्रॉपर उसकी एविडेंस या कोई भी रीजनिंग करना पड़ती है आपको। इन दोनों पार्टीज के हवाले से पहले तो ये था कि कोविड आ गया था, डेली मेल ने कहा कि हम पाकिस्तान में हमने कोई एविडेंस इकट्ठी करनी, हम जा नहीं सके। एक तो ये उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिया था। उसके अलावा कोविड का भी ट्रैवल के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसकी वजह से केस लंबा चलता गया। नॉर्मली केसेस यहाँ पे लंबे नहीं चलते, जो डेट्स दी जाती हैं उसको फॉलो किया जाता है। बाकी इसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जिसकी वजह से केस थोड़ा सा लंबा गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये अब किसी भी हवाले से चलता भी है तो ये अक्टूबर में, नेक्स्ट अक्टूबर में, जो 5 वीक्स की हियरिंग का जज ने ऑर्डर दिया है, उसमें ये फिनिश हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को आना पड़ेगा लंदन। शहबाज शरीफ साहब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को कोई थोड़ा सी गुंजाइश मिल सकती है कि आप अदम शिरकत के मतलब आप हाजिरी के बगैर भी इस केस को चला सकें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से लंदन की अदालत में जाना शायद मुमकिन ना हो जल्दी जल्दी। देखिए, उसमें जो शहबाज शरीफ साहब के वकला हैं वो बिल्कुल कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आगे कोर्ट इस परमिशन को ग्रांट करती है या नहीं करती, ये उनका मामला है। अगर वो ग्रांट नहीं करती तो फिर एक दफा इनको शहबाज शरीफ साहब को एप्लीकेशन अनसक्सेसफुल होने पे कॉस्ट पड़ सकती है। बाकी अगर कोर्ट इसमें इस्तना इनको देती है तो वो मेरा ख्याल है कि वो फिर उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। बाकी ऐसे केसेस में जहाँ पे डेफेमेशन हो तो ये बड़ा जरूरी होता है क्लेमेंट को दो, क्योंकि उसमें सवाल जवाब होने होते हैं, उसमें जिरा होनी होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होनी होती है, रिटर्न स्टेटमेंट। जी। अच्छा, एक आखिरी चीज़ बताइएगा बैरिस्टर साहब मुझे कि शहबाज शरीफ साहब का ये जो केस है इसमें कोई मालाफाइड इंटेंशन कहलाएगी कि उन्होंने जवाब जमा नहीं कराया, उनके केस के फैसले पे असरअंदाज हो सकता है ये? नहीं, फैसले पे ये असरअंदाज नहीं होगा। अगर ये 13 दिसंबर को जिस तरह कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अपने रिप्लाईज जमा करवाएं, अगर करवा देते हैं तो 10 पाए, क्योंकि इसमें कॉस्ट नॉर्मली ऐसे केसेस में बढ़ती रहती है पार्टीज को अगर वो कंप्लाई ना करें किसी ऑर्डर को। तो इसमें कंप्लाई नहीं हुआ, उसकी वजह से दूसरा एक वो जो उनकी स्टे की एप्लीकेशन थी वो उसके हवाले से उनको कॉस्ट पड़ी है। तो ये कि नॉर्मल सिचुएशन है यहाँ पे। हाँ, ये है कि ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल सेटबैक जरूर होता है पार्टीज को, पार्टीज हमेशा अवॉइड करती हैं, बिकॉज ये छोटी कॉस्ट नहीं है। 30,000 प्लस 27,000, अराउंड 57,000 के करीब ये कॉस्ट पड़ी है। तो यानी कि लंदन में कोई बड़ी खबर नहीं है, ये केसेस के अंदर इस तरह होता है। जी जी, केसेस में ऐसे होता रहता, कॉस्ट पड़ती रहती है, लेकिन पार्टीज नॉर्मली बहुत ज्यादा इस हवाले से एफिशिएंट होती हैं, बहुत ज्यादा देख के कर रही होती हैं अपने केसेस को। बहरहाल इसमें हो सकता है उनकी कोई मसरूफियात हो, प्रोफेशनल मसरूफियात जिसकी वजह से वो ना कर पाए हो, बट ये नॉर्मली पार्टीज जो है वो बहुत मुहतात होती हैं कॉस्ट के हवाले से। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर राशिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने बड़ी तफसील से बताया कि आखिर किस तरीके से तारीख पे तारीख मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में ये एक आम सा मामला है, लेकिन बड़ा आदमी तो कभी पेश अदालत में होता ही नहीं, और अगर पेश हो भी तो उसकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से तारीख मिल जाए और अगली तारीख के ऊपर जाकर फैसला हो। साल साल फैसले चलते रहते हैं, 50-50 साल चलते रहते हैं और कोई इंसाफ जो है वो हो नहीं पाता। बहुत कुछ सीखते हैं, वैसे मगरब से बहुत कुछ सीखते हैं, निज़ाम इंसाफ को भी कॉपी करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ कम अज़ कम लोगों को दहलीज पर मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।